Good morning, dear students. Today we are moving towards a new organelle of eukaryotic cell. On this slide, you are observing the word has been written endomembrane system. Okay, so obviously endo means inside, membrane means you know that membranous organelles type of structures. Okay, and it is a system. So obviously, if it is a system, then it is a complex structure. Okay, so endomembrane system, which is not a single organelle, but it is composed of multiple organelles. Okay, more than one organelles are involved in this endomembrane system. So you can see over here, यहाँ पे आप देख सकते हैं, it is a group of membranous organelles having coordinated functions. Okay, group of membranous organelles having coordinated functions. Similar type के coordination में काम करने वाले ये membranous organelles हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं. Now what they include? कौन कौन से organelles इस system में involved हैं? So endoplasmic reticulum, that is ER, then Golgi complex, lysosome and vacuoles. ये चार इसमें इन्वॉल्व है. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये पूरा जो है रेड कलर में आपको जो दिख रहा है, रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके ठीक पीछे यहाँ पे जो है दैट इज ग्रीन एंड येलो विच इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ओके, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं दिस इज लाइसोसोम एंड दीज आर सम वेसिकल्स. ओके, तो ये चारों साथ मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. Now, what are the functions and how it is structurized in the cell? तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उसमें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है with respect to your NEET also. So these are the network of tiny tubular structures scattered in cytoplasm. तो cytoplasm में dispersed है. Okay, tubular structures है and it is a dense network of these tubules. Endoplasmic reticulum को हम short में ER बोलते हैं. ER divides the intracellular space into two compartments. Intracellular space मतलब जो सेल का अंदर का पूरा जो एनवायरमेंट है ना, उसको दो पार्ट में कंपार्टमेंटलाइज करता है या दो पार्ट में डिवाइड करता है. एक होता है ल्यूमिनल, दैट इज इनसाइड द ER, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ओके, दैट इज साइटोप्लाज्म. ल्यूमिनल मतलब ER के अंदर का एरिया और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ER के बाहर का एरिया. अब ER के बाहर क्या है तो साइटोप्लाज्म. बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ. यू कैन जस्ट सी द ड्राइंग ओवर हियर. ओके, समझिए कि ये पूरा एक सेल है. ओके, दिस राउंड वन, और उसमें ये जो है ये ER है, ऐसा मान लीजिए. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना दिस एरिया इट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और ये जो है ना फ्रॉम द सेंटर मतलब ER के अंदर से, ER की जो बाउंड्री है उसके अंदर से जो है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनल, मतलब ER के अंदर. एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ER के बाहर तो क्या है तो सेलुलर एनवायरनमेंट ना. तो इतना सिंपल है ये समझना, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पता चले उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. फाइन. ER इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के ER होते हैं, रफ एंड स्मूथ. इसका अगर पूरा वर्ड हम पढ़ें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं RER, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं SER. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है, फोटोग्राफ जो आपको दिखाया है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है. दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ठीक बाहर से ER का पूरा ये आप देख सकते हैं भूल भुलैया जैसा पूरा नेटवर्क है. ओके, वहां पे आप देख सकते हैं दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज
SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों एक रफ है, क्यों एक स्मूथ है, और दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी आर गोइंग इनटू। Rough endoplasmic reticulum, that is called RER, bear ribosomes on their surface. Now you can see, ये जो है पूरा ब्लू कलर का जो ER आपको दिखाया है, that is rough endoplasmic reticulum. You can see the dots on the surface of the ER. ये dots क्या है, तो these are the ribosomes. Ribosomes के बारे में अभी हम पढ़े थे, they are the protein making machines. Okay, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम राइबोसोम करते हैं। वो साइटोप्लाज्म में फ्री भी होते हैं और ईआर के सरफेस पे भी अटैच्ड होते हैं। ओके, तो जो RER है उसका रफ अपीयरेंस क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द दिस राइबोसोम एम्बेडेड ऑन द सरफेस ऑफ द ER, तो वो पूरा स्टडी सरफेस हो जाएगा और उसकी वजह से पूरा जो सरफेस है आपको ER का वो रफ लगेगा। ओके, जैसे वो एक्यूप्रेशर वाले स्लीपर्स हम पहनते हैं उसके ऊपर कैसे डॉट्स होते हैं। ओके, बस सिर्फ ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। मैं ये बहुत सिंपल अपने रूटीन डे के एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप उससे अच्छे से एनालॉजी बना सको कि हाँ ऐसा कुछ होगा। ओके, RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and protein secretion. तो जो RER है, ओके, RER है वो आपको कौन से सेल में ज्यादा अमाउंट में देखने मिलेगा, होते RER और SER दोनों सेल में होते हैं, लेकिन प्रपोर्शन किसका किस सेल में ज्यादा होता है, तो जो सेल जो है बहुत ज्यादा एंगेज्ड है इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सीधी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइबोसोम्स। ओके, तो राइबोसोम वाले ER जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब RER का जो मेन फंक्शन है, ओके, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब प्रोटीन को लोकेट करना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। RER का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बड़ा कि इट इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द न्यूक्लियर एनवेलप। आप देखिए सेंटर में वेल जैसा जो दिख रहा है दैट इज द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस का एनवेलप है, आप देख सकते हैं पूरा, और वहीं से इमर्ज आउट होके आ रहा है। ओके, सिंपल सा, इट इज जस्ट लाइक अ बुल बुलैया। ओके, तो SER डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है, लेकिन RER इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द न्यूक्लियस। ये भी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा है। तो RER के ऊपर राइबोसोम है और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। और प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको mRNA चाहिए, जबकि mRNA बनता न्यूक्लियस में है। तो mRNA क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा ना, तो डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द RER उनको वहां पे राइबोसोम्स मिल जाएंगे फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इसीलिए वहां पे नजदीक में रखा गया है। बिकॉज RNA अगर न्यूक्लियस से बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म में रहेगा तो ज्यादा देर तक वो स्टेबल नहीं रह सकता है। ये मैं कुछ ये बातें आपको बता रहा हूँ जो बियॉन्ड योर स्टडी है, लेकिन आपको ये ऐसा क्यों है साइंस में, इसका भी आंसर मिलना जरूरी है। तो अगर दूर रहेगा RER तो उतनी देर ज्यादा रहना पड़ेगा इसको RNA को इन द साइटोप्लाज्म, तो स्टेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। ओके, इट इज वेरी फ्रेजाइल मटेरियल। तो इसीलिए न्यूक्लियस के सीधा बाहर उसके पास ये प्रोविजन होना चाहिए RNA के लिए कि वो ट्रांसलेट हो जाए वहां पे। ओके, तो इसीलिए RER न्यूक्लियस के आसपास होता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जो येलो कलर का आपको दिखाया है। ओके, उसके ऊपर आप देखिए राइबोसोम्स एम्बेडेड नहीं है। ओके, इसीलिए इसका सरफेस आपको स्मूथ लगता है। सो राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस। इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। अब ये इसका रोल चेंज हो गया, वहां पे उसका काम था मेजर साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस RER, और SER है वो मेजर साइट ऑफ द लिपिड सिंथेसिस। और भी कुछ काम है इन एनिमल सेल्स। लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन्स, मतलब स्टीरोइड हार्मोन आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, लिपिड लाइक स्टीरोइड हार्मोन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन SER। तो स्टीरोइड हार्मोन भी SER में सिंथेसाइज होते हैं।
एक और फंक्शन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ SER का, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, तो सेल में अगर कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है या कोई टॉक्सिन एंटर भी हुआ है तो उसको एलिमिनेट करवाने का काम भी SER करता है। ओके, तो दोनों के ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और इसी में से नीट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल सा कॉलम बना दीजिए, डिफरेंसेस RER एंड SER, बस 2 या 3 पॉइंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो दोनों के बारे में थियरी भी लिख सकते हैं, दोनों के नीट के क्वेश्चन भी कवर अप हो जाते हैं। अच्छा, तो ER के बाद दूसरा कौन सा है पार्ट, विच इज द मेंबर ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो दैट इज गोल्गी एपार्टस। ओके, गोल्गी एपार्टस आप देख सकते हैं, इट इज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। तो ये भी नियर न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ER के पीछे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक पीछे आपको गोल्गी एपार्टस देखने मिल सकते हैं। एपार्टस का मतलब क्या होता है, तो एक कंटेनर जैसा इसका काम हो रहा है कि जहाँ पे कोई फंक्शंस हो रहे हैं। कौन कौन से काम यहाँ पे चलते हैं एपार्टस में, वो आपको पता चलेंगे अभी। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्गी, और उसी के नाम से गोल्गी एपार्टस ये नाम पड़ा है। ओके, तो गोल्गी एपार्टस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्गी। They consist of flat, disc-shaped sacs that is called cisternae of 0.5 to 1 micrometer diameter. तो ये गोल्गी एपेटस किस चीजों का बना हुआ है, तो they consist of disc-shaped sacs that is cisternae of 0.5 to 1 micrometer diameter. Okay, तो दीज आर द सिस्टर्ने, ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, बाथटब जैसे दिख रहे हैं ये सारे। ओके, तो ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं के उसको बोला जाता है सिस्टर्ने। ओके, दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। आप देखिए सबका स्टैकिंग किया गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसे करके उसको स्टैकिंग किया गया है। ओके, सिस्टर्ने आर, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो कोई भी लिख सकता है, यहां से आपके लिए नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Cisternae are concentrically arranged with convex C face forming, that is C face, and concave, that is trans or maturing face. अब मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट मत करिए अपने आप को। गोल्गी के दो फेस होते हैं, एक होता है सीस फेस, यहाँ पे लिखा है कर्सर पे देखिए, और दूसरा होता है उसके ठीक ऑपोजिट, उसके सामने ट्रांस फेस। जो सीस फेस है ना, वो आप देखिए कैसा है, कॉन्वेक्स। ओके, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स, और ये जो होता है कॉनकेव। ओके, कॉनकेव। ट्रांस फेस जो होता है कॉनकेव। सीस फेस जो रहता है वो न्यूक्लियस वाली साइड पे होता है, और जो ट्रांस फेज होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। न्यूक्लियस से दूर मतलब कहां तक जा सकते हैं आप, सेल मेम्ब्रेन तक। तो सीस फेस इज फेसिंग द न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेस इज फेसिंग द सेल मेम्ब्रेन। ओके, मतलब दोनों ऐसे एंड्स हैं। सीस दैट इज फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग मतलब नया गोल्गी यहां से बनेगा, और ये ट्रांस फेज है। आप देखिए यहाँ पे साइज भी आप देख सकते हैं गोल्गी की बहुत बड़ी है, तो इट इज मैच्योरिंग फेज। ओके, तो ये मैच्योरिंग फेज वाला एंड है, और ये जो है दैट इज फॉर्मिंग फेज। न्यू गोल्गी यहाँ पे बन रहे हैं नियर द न्यूक्लियस, और जो मैच्योर हो चुके हैं वो नियर द साइटोप्लाज्म है, मतलब अंदर से बाहर की ओर देखना है। सीस एंड ट्रांस फेसेस आर टोटली डिफरेंट, देखने में डिफरेंट है। ओके, अरेंजमेंट के हिसाब से डिफरेंट है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, बट दे आर इंटरकनेक्टेड, फाइन। तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में तो है ही, बिकॉज दे हैव टू वर्क इन अ यूनिट फॉर्म। ओके, तो यूनाइटेड वे में ये काम करने वाले हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्गी apparatus? सो गोल्गी apparatus क्या काम करता है, इट सीक्रेट्स मटेरियल टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स
और आउटसाइड द सेल। तो एक तो मटेरियल को सिक्रेशन करवाना, ओके, या इसका मतलब है टूवर्ड्स द सेल और आउटवर्ड्स द सेल, ओके। अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहा है और उसका एक लोकेशन फिक्स है कि उसको क्या टारगेट करना है, तो गोल्गी इज डायरेक्टिंग इट, गोल्गी डायरेक्ट करता है उसको कि तुम्हारा वे ये है, ओके। और अगर किसी को आउटसाइड भी जाना है तो भी गोल्गी उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड एज वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सीस फेस एंड मूव टुवर्ड्स द ट्रांस फेस। अब ये आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा समझने में शायद, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो देखिए क्या होता है, ये है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ये छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फाइन, तो देयर इज नो इश्यू, इजीली कर पाएंगे वैसे तो। और आप देखिए ये जो है ना, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ईआर, ओके, लाइन डायग्राम दो, ओनली स्केचिंग। ये हो गया ईआर मान लीजिए, और उसके ठीक पीछे यहाँ पे ये गोल्गी है। लगते दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन ईआर का जो है ना नेटवर्क वो एक्सटेंसिव है, बड़ा है, ओके, साइज में गोल्गी से, फाइन। होता क्या है, अब आप मॉलिक्यूल की मूवमेंट देखिए, एक मॉलिक्यूल, एक जो है प्रोटीन यहाँ पे ईआर पे बना है येलो कलर का, ये प्रोटीन पैकेज होके ईआर में से बाहर निकलेगा इनटू द वेसिकल फॉर्म, मतलब ऐसा एक वेसिकल बनेगा और उसमें आएगा, वहां से आएगा गोल्गी के पास वेसिकल फॉर्म में ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेसिकल भी, आप फिगर में देखिए यहाँ पे ये वेसिकल है। ये वेसिकल आया कहाँ से, ईआर से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड एज वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सीस फेस। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सीस फेस पे आके फ्यूज हो जाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे ये सीस फेस पे आके यहाँ पे फिर ये फ्यूज हो जाएंगे, ओके। फ्यूज होंगे तो ये जो पैकेट आया ना, ये पार्सल था, पार्सल कहाँ से आया है, कुरियर सर्विस कहाँ से आया है, ये ईआर से आया है, ओके। और इसने जाके गोल्गी में डिलीवर कर दिया, फ्यूज हो गया, दोनों की मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, तो इंटरनल कंटेंट था वो यहाँ पे अंदर चला गया सीस फेस पे। सीस फेस जो है वो क्या करेगा, इसकी जर्नी शुरू करवाएगा सीस से ट्रांस की ओर, ओके, सीस से ट्रांस की ओर इसकी जर्नी शुरू करवाएगा। सीस से ट्रांस की ओर जर्नी शुरू करवाएगा तो ऐसे ही जर्नी नहीं होने वाली है। आपके पास अभी, मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा, ओके, आपके पास अभी जो कुछ भी मटेरियल आया है वो रो मटेरियल है। तो गोल्गी क्या करता है, उसको मेकअप करता है उसका, मतलब अच्छे से उसको फर्निश करता है, अच्छे से पैकेज करता है, अच्छे से उसको रैपिंग करता है, ओके। मतलब मेकअप बोलते हैं किसी भी चीज का मेकअप करना, तो वो मेकअप करता है उसका, अच्छे से उसको अरेंज करता है, और फिर ट्रांस फेज से उसको वापस वेसिकल फॉर्मेट में रिलीज कर रहा है। आप देखिए ट्रांस फेज में वो वेसिकल फॉर्मेट में उसको रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा है विद द सीस फेज एंड मूव टुवर्ड्स द ट्रांस फेज। दिस इज व्हाई गोल्गी apparatus remains in the close association with the ER, ओके। और इसी वजह से ER के ठीक पीछे हमेशा आपको गोल्गी देखने मिलता है। Proteins synthesized by ribosomes on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus। क्या लिखा है, मैंने पहले ही बताया आपको पहले ही बताया कि जो भी यहाँ पे मटेरियल ईआर से आने वाला है वो सारा का सारा मटेरियल अभी रो मटेरियल है, और इसीलिए लिखा है ईआर में से जो प्रोटीन आपको मिले हैं गोल्गी में, वो प्रोटीन गोल्गी की सिस्टरनी में मॉडिफाई होने वाले हैं, गोल्गी की सिस्टरनी में मॉडिफाई होने वाले। मॉडिफाई का मतलब क्या है, मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि इसका मेकअप होने वाला है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इसके साथ जुड़ने वाला है, ओके, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज, ओके, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। तो सीस फेज से लेके ट्रांस फेज तक का जो पूरा जर्नी है, उस दौरान प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, ओके। और फिर वो प्रोटीन काम करने लायक बनता
है। अगर गोल्गी के ये स्टेप निकल जाएंगे तो फिर वो प्रोटीन किसी काम का रहने वाला नहीं है। ओके, तीसरा फंक्शन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ glycoproteins and glycolipids। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये काम है गोल्गी apparatus का, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये भी नीट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, और प्रोटीन तो हमें पता है, मतलब ऐसे प्रोटीन के जिसके ऊपर शुगर भी अटैच है। ओके ओके, ऐसे प्रोटीन के जिसके ऊपर शुगर भी अटैच है, तो इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा गोल्गी आपको एक्टिवली बना के दे सकता है? तो द गोल्गी विच इज इन क्लोज एसोसिएशन विथ आरईआर। क्यों? कि आरईआर के ठीक बाद अगर गोल्गी होगा तो आरईआर तो क्या बना के भेजने वाला है? आरईआर विल प्रोवाइड प्रोटीन, और उस प्रोटीन का सीस फेस से एंट्री होगा गोल्गी में, और फिर सीस से ट्रांस तक की उसकी जो जर्नी होने वाली है, उस दौरान ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बना के देता है। मतलब ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी ये उसमें शुगर अटैच करके देता है। फिर है ग्लाइकोलिपिड, तो सिंपल है समझना, ग्लाइको का मतलब शुगर और फिर लिपिड। ओके, शुगर एंड लिपिड। तो क्या होता है, ये किसके क्लोज एसोसिएशन में होगा? तो एसईआर के क्लोज एसोसिएशन में होगा। क्यों? कि एसईआर का काम है लिपिड सिंथेसाइज करना, एसईआर का काम है लिपिड्स सिंथेसाइज करना। तो ऐसे जो लिपिड्स हैं वो उसके ठीक बाद वाले ट्रांस फेज में जाएंगे गोल्गी के, और फिर ट्रांस फेज से बाहर निकलेंगे, तब वो भी ऐसे हो जाएंगे कि उसके ऊपर शुगर अटैच हो जाएंगे। मतलब गोल्गी ये करके देगा। क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि ग्लाइकोप्रोटीन बना के देने वाला गोल्गी जो है वो किसके क्लोज एसोसिएशन में होगा? तो आरईआर। और ग्लाइकोलिपिड बना के देने वाला जो गोल्गी है वो किसके क्लोज एसोसिएशन में होगा? तो एसईआर। सिंपल है, यहां से पता चल सकता है प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन के साथ इन्वॉल्व है आरईआर और लिपिड के साथ इन्वॉल्व है एसईआर। ओके, now one more member of this endomembrane system, that is lysosome. So what are lysosomes? Lysosomes are membrane bound vesicular structures, मतलब वेसिकल जैसे हैं। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब एक पानी भरा हुआ गुब्बारा कैसा होता है उसके जैसा ये लाइसोसोम होता है, छोटा सा। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। तो ये कौन बनाता है, कैसे बनाता है? तो गोल्गी ही इसको बना के देता है, जैसे दूसरे वेसिकल गोल्गी बना के देता है, ऐसे ही लाइसोसोम इज ऑल्सो वेसिकल, वो भी गोल्गी ही बना के देता है। लाइसोसोमल वेसिकल्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोमल वेसिकल्स जो है ना, दे कंटेन ऑल द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? तो इस वर्ड को समझिए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। ओके, तो ऐसे एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग रिएक्शंस। ओके, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स के टुकड़े करने वाले जो भी एंजाइम्स है, दोज आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। से यहाँ पे मैं आपको सभी टर्म्स भी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अदरवाइज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम पूरी जिंदगी बोलते हैं, लेकिन व्हाट व्हाट डज इट मीन ये पता नहीं होता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलिसिस भी बोला जाता है कलेक्टिवली। तो ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम में होते हैं? तो लाइपेजेस। लाइपेजेस मतलब द एंजाइम व्हिच कैन एक्ट अपॉन लिपिड्स, मतलब लिपिड डिग्रेड करने वाले एंजाइम। प्रोटीएजेस, सिंपल है अभी समझना, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करना करते हैं। ओके, तो लार्ज मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने का काम जो एंजाइम्स करते हैं
उनको हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। एंड लाइसोसोम इज पैक्ड विद दिस टाइप ऑफ द एंजाइम्स, ओके। दे आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। लाइसोसोम में ये जितने भी एंजाइम्स हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ये सभी के सभी एसिडिक पीएच में काम करने वाला एंजाइम है। अगर इनको अल्कलाइन पीएच दी जाएगी तो ये काम नहीं करेंगे। तो इसी वजह से लाइसोसोम के अंदर HCl भी होता है, के एसिडिक कंटेंट इज आल्सो देयर, क्योंकि वहां पे एसिडिक पीएच मेंटेन करना है, ओके। और इस कंडीशन में दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इवन, ओके। तो लाइसोसोम्स ये सब कुछ डिग्रेड कर सकते हैं। यू कैन सी द लोकेशन ऑफ द लाइसोसोम, ये वेसिकल है और एनलार्ज करके आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। लेबलिंग में और कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लाइसोसोम है, उसके बारे में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। इट इज कंसिडर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग है सेल का। क्यों सुसाइडल बैग है? तो लाइसोसोम जो है, अगर वो बर्स्ट हो जाता है अंदर, सेल के अंदर, बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल इवेंट, बिकॉज ऑफ सम डैमेज, अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, तो लाइसोसोम का, सपोज ये लाइसोसोम बर्स्ट हो गया, तो इसका जो भी इंटरनल कंटेंट है वो सब कुछ साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। और उसका इंटरनल कंटेंट क्या है? तो ऐसे सारे एंजाइम, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स और एसिड्स, ये सब कुछ डिस्पर्स हो जाएगा इन द साइटोप्लाज्म। और उसकी वजह से क्या होने वाला है? तो सेल के अंदर जो ये सब है वो सारी चीजें डिग्रेड हो जाएंगी, मतलब सेल इज गोइंग टू कोलैप्स, ओके। और जैसे सेल ने सुसाइड किया है ऐसा आपको फील होगा। दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज कंसीडर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज कंसीडर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ऐसे ही गोल्गी का भी एक और नाम है। गोल्गी को मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं सबको। गोल्गी को बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्यों? वो ट्रैफिक मेंटेन करता है प्रोटीन का, किस प्रोटीन को कहाँ पे भेजना है, कब भेजना है, ओके। ये सब कुछ गोल्गी डिसाइड करके देता है, इसीलिए उसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ऐसे लाइसोसोम मैंने अभी आपको बताया, इट इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो फिर लाइसोसोम डैमेज कर रहा है सेल को, तो सेल को उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो लाइसोसोम जनरली क्या करता है, बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया, सपोज ये आपका सेल है और ये आपका रेड कलर का बैक्टीरिया सेल में यहाँ से एंटर हो रहा है, देखिए यहाँ से एंटर हुआ और लाइसोसोम के कांटेक्ट में आया, लाइसोसोम उसको एनगल्फ कर जाएगा पूरा का पूरा, ओके। और उसके अंदर जो एंजाइम्स और एसिडिक कंटेंट है उसकी वजह से वो बैक्टीरिया कील हो जाएगा, मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा। लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन तो हो जाते हैं, बहुत बार होते हैं वैसे तो ऐसा क्यों होता है? तो जब लाइसोसोम स्किप कर जाता है तब वो ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन फिर भी लाइसोसोम हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से डेली बचाता है, ओके। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। नाउ वैक्यूल्स। सो यहाँ पे आपको ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाया है। आप देखिए न्यूक्लियस का पोजीशन कहाँ पे है। ये न्यूक्लियस है, बिल्कुल साइड में पड़ा है बेचारा। और सेंटर में आप देखिए बहुत बड़ा वैक्यूल है, इसको बोला जाता है सेंट्रल वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। तो ये भी बलून के जैसे ही है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स व्हाट? वैक्यूल में क्या क्या हो सकता है? तो इट कंटेन्स वाटर, सैप, excretory product and other materials which are not useful for the cell। तो water है, sap है, उसमें sap का मतलब होता है एक solution है ऐसा जो सेल के लिए important है, okay। sap, then excretory products and other unnecessary materials, okay। vacuole is bound by a single membrane which is called tonoplast। इसको underline कर दीजिए, ये बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा गया है। what is the name of मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ओके। मतलब वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है? तो इट इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ओके। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू
90% of the volume of the cell. Now you can assume almost 90% area तो वैक्यूल रोके रखता है इन प्लांट सेल, इन मैच्योर प्लांट सेल्स. ओके, मैनी अ टाइम्स 90%, मतलब बाकी सब कुछ चीजें, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, ये सभी चीजें बाकी के 10% में कवर होती है. ओके, सो यू कैन अज्यूम के यहाँ पे क्या है ये. In plants, tonoplast facilitates the transport of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. प्लांट में टोनोप्लास्ट क्या काम करता है? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ओके, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड अदर सच स्मॉल मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये याद रखना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल. जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में इजीली काम होता है, ओके, स्लोप के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ये आपको फैसिलिटेट करके देता है. कौन? टोनोप्लास्ट. Hence, their concentration is higher in vacuole than in cytoplasm. Okay, तो into the vacuole मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स और आयंस हैं जिसको वैक्यूल के अंदर भेजने का काम करता है, और उसकी वजह से ऐसे कुछ आयंस और मटेरियल्स है जिसकी कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज्यादा रहती है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म. क्यों? साइटोप्लाज्म से लेके उसने भेज दिया है वैक्यूल में. जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये वैक्यूल है, यहाँ पे कुछ मटेरियल है, और उस मटेरियल को, उसका जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, वो यहाँ पे भेज रहा है, कॉन्स्टेंटली भेज रहा है. क्या हो जाएगा? तो वैक्यूल में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कंपेयर टू साइटोप्लाज्म. ओके, इन अमेबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन. तो अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. अब देखिए, बड़ा हो रहा है वैक्यूल और फिर मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो रहा है, सरफेस के साथ मर्ज हो रहा है. तो ये अमीबा को हेल्प करता है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल. ओके, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन मैनी सेल्स, फॉर एग्जांपल इन प्रोटिस्ट, उसमें अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है. फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको पैरामीशियम का दिखाया है, यहाँ पे आप लेबलिंग देखिए, फूड वैक्यूल दिखा है. यहाँ से क्या होता है, गुलेट से फूड अंदर जाता है और फिर यहाँ पे ये वैक्यूल बन जाता है. तो फूड वैक्यूल्स भी हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे प्रोटिस्ट में पैरामीशियम. अमीबा इज आल्सो प्रोटिस्ट, उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. अमीबा इज आल्सो प्रोटिस्ट, लेकिन उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. ये नीट क्वेश्चन चल रहा है. पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्ट है, लेकिन उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं, फूड वैक्यूल है फॉर एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है यहीं पे रख रहे हैं, बिकॉज इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया शुरू हो रहा है उसको हम एक फ्लो में पढ़ना चाहते हैं. ओके, आज अगर शुरू भी करेंगे तो हमारा जो टाइमिंग है उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया खत्म नहीं हो पाएगा, और आधा नहीं छोड़ना है. ओके, सो एक फ्लो में देखना है, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर टुडे. ओके, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद द mitochondria. Okay, if you have any doubt, any queries regarding today's session lecture, you can post your queries, comments, as well as you can directly call me for any doubts. Fine, so have a nice day.